नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा। आपको ये बताएं कि आरजेडी में पिता कहते हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है, बेटा कहते हैं कि नहीं, हम उनको लेंगे ही नहीं। कल मेरी आरजेडी के कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही थी जो कि तेजस्वी यादव के खास हैं। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जाना नहीं चाहते, उनको अपने साथ लेना नहीं चाहते। वजह यह है कि बैगेज को कैरी करना अब आरजेडी चाहती नहीं है। दरअसल कुछ महीने बाद चुनाव है। अगर हम चुनाव में जाएंगे तो जिस तरीके से हम नीतीश कुमार की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार को स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के मुद्दे पर, जमीन के सर्वे के मुद्दे पर, बिजली के स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर घेर रहे हैं, फिर हम जनता के बीच जाकर के करेंगे क्या। लेकिन रात में जब लालू प्रसाद ने कह दिया कि आ जाएं हम लोग मिलकर के काम करेंगे, तो सवाल ये उठता है कि पिता की हाँ बेटे की ना का मतलब क्या है। तब फिर मैंने आज सुबह फिर बात करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है, फंस रहा है। और फंस इस बात पे रहा है कि लालू प्रसाद भी कह रहे हैं आइए हम लोग मिलकर के काम करेंगे, पर खुलकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि सीएम का पद आपके लिए ही है। पर इस बीच जेडीयू एक पोस्टर निकालती है, नीरज कुमार निकालते हैं और कहते हैं 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। मतलब नीतीश किधर भी रहेंगे वो मुख्यमंत्री के तौर पर ही रहेंगे, नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, सीएम वही रहेंगे, वो जिधर भी रहे। ऐसे में जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि लालू प्रसाद आपको साथ लेने को तैयार हैं, तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हैं और कहते हैं छोड़िए ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ हुआ भले ही नहीं है, लेकिन कुछ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिस बात पर लेकर के नेगोशिएशन जारी है वो अभी पूरी नहीं हुई है, एक पुख्ता कंक्लूजन तक पहुंचा नहीं गया है। दरअसल अंदर खाने क्या चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के नेता क्या कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके लोग को, उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को, और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। लालू जी पत्रकार को ठंडाने के लिए इस तरह की बात क्यों बोल गए भाई? क्या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स छुपा है, या अभी बात पुख्ता तौर पर पकी नहीं है इसलिए तेजस्वी यादव इस तरह की बात कह रहे हैं कि अगर नहीं आए तो ठीक है, हम तेजस्वी कह देंगे हमने तो यही कहा था। पर लालू प्रसाद यादव ने खुल करके ऑफर तो दे दिया है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के मन की बात तो कोई समझ नहीं पाता है। याद करिए, जब बीजेपी के साथ आए तो लोगों को कहाँ भनक लग पाई थी, और भनक लग भी पाई तो पुख्ता तौर पर नहीं लगी। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो हटाए गए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए।
कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दिया और बीजेपी से रिश्ता बना लिया। सवाल यह है कि नीतीश क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये पता नहीं है। दिल्ली आए, कांग्रेस के एक नेता से मिल लिए, बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले, वापस लौट गए। अब सवाल यही तो उठ रहा है कि जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें दम क्या है, पिता की हाँ और बेटे की ना की वजह क्या है, क्या डील कहीं पे फंस रही है और डील होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि पिता भी ये तो नहीं कह रहे लालू प्रसाद की नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही बात बीजेपी भी नहीं कह रही है नेतृत्व तो होगा, लेकिन सीएम को लेकर के बड़े नेता कुछ कह नहीं रहे। आखिरकार चल क्या रहा है? आरजेडी से बात कहां तक पहुंची है? लालू यादव क्यों खुला इन्विटेशन दे रहे हैं? और फिर इस तरह की बात को सुनकर के नीतीश कुमार साफ तौर पर मना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं छोड़िए ना? नीतीश कुमार किसको दबाव में लेना चाह रहे हैं? हम हर बात पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार, आपका स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामबंधु वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियदर्शी रंजन और विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सीधा डॉक्टर संजय आपके पास आता हूं। नीतीश कुमार के रिएक्शन को सुन करके आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से पूछा गया तो कहते हैं छोड़िए ना, मतलब ये बोल करके मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मुझे लगता है कड़ाके की ठंड में बीजेपी की स्थिति क्या होगी, जरा आप ये बताइए। नहीं, नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा जाता है कि इनके वो बहुत प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और आश्चर्य की बात तो ये है कि इन्हीं के यहाँ मंत्री हैं महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी जी ने कहा कि राजनीति में तो संभावनाएं बनी ही रहती है और बची ही रहती है। तो महेश्वर हजारी जी का बयान चूंकि उस पार्टी में है, और महेश्वर हजारी जी का जो बयान है तो पुष्टि ही कर रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का बयान आपने सुनवाया। तो नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं लगातार बोल रहा हूं कि लालू प्रसाद जी से जब भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में दरवाजा बंद कभी थोड़े ही होता है, और कल तो उन्होंने बिल्कुल इस बात का ये किया। तो नीतीश कुमार कल क्या करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। अब हालांकि आज तो धूप निकली है, कड़ाके की ठंड अब नहीं है पटना में, लेकिन राजनीतिक गर्माहट तो दिख रही है, और राजनीतिक गर्माहट का ही रिफ्लेक्शन है कि नीतीश कुमार की चुप्पी, लालू प्रसाद जी का इस तरह का बोलना कि दरवाजा थोड़े ही बंद है, यहाँ कुछ भी संभावना हो सकती है। श्रवण कुमार का ये कह के किनारे लग जाना कि मैंने तो पूरा बयान सुना ही नहीं है, सीधे सीधे डिनाई नहीं करना, और नीतीश कुमार जी का अकेले में जाकर के मनमोहन सिंह के परिवार को श्रद्धांजलि देना। तो इसके मायने तो राजनीतिक मायने कई हैं, और इस राजनीतिक मायने के बारे में तो सही उत्तर देने के लिए एक ही व्यक्ति सक्षम है, वो है मुख्यमंत्री जी, जो बताएंगे। लेकिन हाँ, पिछली बार भी यही जनवरी का महीना था, मकर संक्रांति का इंतजार हो रहा था, और मकर संक्रांति के बाद जैसे ही खरमास खत्म हुआ, जो तस्वीर और जो तस्वीरों का नजारा बिहार ने देखा, तो एक अंदर से तो एक होता ही है, शक की गुंजाइश तो बनती ही है कि क्या नीतीश कुमार जी फिर 2025 में भी कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें कांग्रेस की भी सहमति है, लालू प्रसाद जी की भी सहमति है, और भाई वीरेंद्र पहले ही इशारा कर चुके हैं। तो क्या ये मिला जुला करके उसी रूप में देखा जाए, या भाजपा पर भरोसा किया जाए? चलिए, भाजपा के लोग सिरे से नकार रहे हैं। ठीक है, भाजपा पर भरोसा किया जाए, लेकिन भाई जाना तो जिनको है वो सिरे से नकारें ना, वो तो सिरे से नकार नहीं रहे हैं विनय जी। और नीतीश बाबू आजकल क्या करते हैं, हर नई ठंड में, मतलब हर साल की ठंड में नया गठबंधन बना लेते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होने जा रहा है क्या? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिता की यस बेटे की ना का मतलब क्या है? और ख़ास तौर पर श्रवण कुमार बोले, पूरा बयान मैं सुना नहीं हूँ, श्रवण कुमार
काफी जोर से ना तो कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब एक बात बहुत साफ है कि जो लोग आरजेडी की तरफ ले जाना चाहते हैं वो चुप चुप हैं, वो इस बात को लेकर के ना नहीं कह रहे हैं। और जो बीजेपी की तरफ जेडीयू को रखना चाहते हैं वो लोग इस बार नीतीश कुमार दिल्ली आए तो साथ में थे ही नहीं। तो शंका तो कई है। सवाल यह है कि पिता की हाँ और बेटे की ना का मतलब क्या है कि आरजेडी के साथ बात तो चल रही है पर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है, इसलिए दोनों विकल्प खुला रखा जा रहा है, दोनों के लिए बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कुछ भी संभव है। दूसरी बात है कि पिता का हाँ और पुत्र का ना, इसके पीछे भी एक राजनीति है। अगर बात पट गई तब तो लालू यादव जी का खुला निमंत्रण है ही, और लालू जी जानते हैं इस चीज को कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कितनी बड़ी हैसियत है। उनके सहयोग के बिना उनके पुत्र का भी राजनीति में सत्ता में बैठना कठिन है। और चूंकि उनके पुत्र भी अब धीरे धीरे काफी मैच्योर्ड हो गए हैं। तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार विधायक बने थे, मंत्री बने थे, तो लंबा 10 साल का एक लगभग 9-10 साल का कालखंड है उनका। इस दौरान उनमें भी परिपक्वता आई है। वो जानते हैं जब तक चीजें मेटलाइज नहीं करेंगी तब तक नो कहने में ही फायदा है। क्योंकि अगर एक बार हाँ कह दिए और मामला मेटलाइज नहीं किया तब उनके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में जाना चाहते हैं नीतीश कुमार की नाकामी को लेकर, तो अगर एक बार हाँ कह दिए तो उनके लिए फिर दूसरी बार दिक्कत होगा कि उन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में नहीं जा सकते। वो स्पेस देना नहीं चाहते हैं प्रशांत किशोर या अन्य पार्टियों को उसके लिए। तो इसी बीच अंदर अंदर बातचीत चल रही होगी। और चूंकि नीतीश कुमार के यहाँ कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो लालू जी के बहुत करीबी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के बहुत करीबी हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि हर लोग अपने अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता में लगा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जिस तरह उनका स्वास्थ्य है उसको लेकर जो उनके पार्टी के नेता हैं उनमें कहीं न कहीं अपने राजनीतिक भविष्य की भी चिंता है। ऐसे में पार्टी के अंदर जो दो खेमा है अलग अलग दिशा में पार्टी को लेकर जाना चाहती है। लेकिन अभी तक जब तक कोई मामला पक नहीं जाए, और दूसरी बात जो होना के बीच में है, दरअसल मामला फंसा हुआ है 24 से लेके 29 के बीच से मुख्यमंत्री कौन हो। नीतीश कुमार की एक ही इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री रहे, अंतिम दम तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसके लिए तैयार है 24 से 29 तक उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए या रखने के लिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये लालू जी की तरफ से इस तरह का भी कमिटमेंट आ जाए कि भाई 24 से 29, वहां मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर रहे हैं। उनका मानना है या उनके समर्थकों का मानना है कि जो 25 से 30 का जो विधानसभा है, दरअसल 24 हम कह रहे थे, 25 से 30 का जो विधानसभा है, तो ये 25 से 30 के विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश हमको माने। तो यहां मामला अटका हुआ है और इसी के चलते नीतीश कुमार भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इसके कारण दबाव में आ जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उस तरह का है नहीं कि पूरे बिहार में कोई ऐसे नेता है जो वोट जीत सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक जानकारी है विनय जी, जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा, और मैं रामबंधु वत्स जी, प्रियदर्शी रंजन, इन दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा। मेरे पास जानकारी ये है कि दरअसल नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अगर आरजेडी उनको नेता मान लेती है 25 से 30 सिर्फ नीतीश, तो नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो एक बड़ा फायदा तो ये होगा कि भाई जो उनका सेकुलर क्रेडेंशियल है वो भी बचा रहेगा,
उनको लग रहा है वक्फ संशोधन बिल, कई ऐसे बिल हैं जिसको लेकर के बीजेपी भी एडमेंट है, बीजेपी उसको पास कराना चाहती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें असहज हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर हम इस तरह का करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव में एक चीज़ देखा गया कि बीजेपी अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफ़र नहीं करा पाई, ये भी एक बात कहा जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी जेडीयू को अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएगी तो फिर विधानसभा में परिणाम क्या होगा? क्या 43 से भी बुरी स्थिति आ जाएगी? और अगर इतनी बुरी स्थिति आ गई तो फिर क्या होगा? फिर तो नीतीश के लिए नैतिकता के स्तर पर भी ये कहना कि मैं सीएम बनूंगा ठीक नहीं होगा, महाराष्ट्र वाली स्थिति हो सकती है। तो इसलिए जेडीयू में एक धड़ा इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि जैसे जहानाबाद में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, जैसे आप देख लीजिए काराकाट में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर हमारा क्या होगा? फिर हम कहाँ के रहेंगे? और विधानसभा चुनाव में स्थिति और बन गई तब तो फिर हो सकता है 2020 से भी स्थिति बदतर हो। फिर क्या किया जाए? इसलिए बेहतर है कि क्यों नहीं हम आरजेडी के साथ चले जाएं। आरजेडी अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत सकते हैं, पहले से ही करार होगा कि भाई मुख्यमंत्री हम ही होंगे और देश में एक मैसेज भी जाएगा कि देखिए नीतीश कुमार ने सरकार केंद्र में भी गिरा दिया, बिहार में भी गिरा दिया, फिर से नीतीश हीरो हो जाएंगे उन सब के बीच जो एंटी मोदी स्टैंड रखते हैं। रामबंधु वत्स जी, आपका क्या कहना है? जी, निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाई जदयू को, और नीतीश कुमार भी पहले की तरह वोट ट्रांसफर करने की क्षमता में, उनकी क्षमता में गिरावट हुई है। ये एक मसला है। दूसरा मसला ये है कि आरजेडी भी कुछ अति पिछड़े समाज और खासकर कुशवाहा समाज का वोट बैंक अपने पिछले अन्य चुनावों की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में वो लेने में काफी हद तक सफल हो गई थी। तो ये भी एक नीतीश कुमार के लिए एक मुद्दा है कि अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो वो उनकी जो अति पिछड़े समाज पे या लौकुश समाज पे कम पकड़ हो रही है, खासकर कुशवाहा समाज पे जो कम पकड़ हो रही है, वो भी वहां पे ढक सकती है, छिप सकती है। और महागठबंधन में जाने से भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाएं, लेकिन एक फायदा वहां पे हो सकता है कि नीतीश कुमार के आने से, और नीतीश कुमार आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन रहेंगे वो उनकी हालत, तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो लंबे समय तक बनने के बाद कब तक टिक पाएंगे। तो एक संभावना है कि नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद भी तेजस्वी के सीएम बनने की संभावनाएं खत्म नहीं होगी, और इससे वो अति पिछड़े समाज और कुशवाहा समाज में वो अपनी पकड़ भी बना सकती है आरजेडी। तो राजनीतिक तौर पे लालू जी को यहाँ पे नीतीश कुमार से जुड़ के चुनाव लड़ने में उनको एक फायदा दिख रहा है। तात्कालिक फायदा हो ना हो, लेकिन एक दूरगामी फायदा है, वो वोट बैंक का फायदा है। आरजेडी तभी महत्वपूर्ण है जब एमवाई के साथ साथ अति पिछड़े समाज या कुछ समाज में उसकी पकड़ मजबूत हो जाए, तब तो वो अपने बलबूते भी सरकार बना सकती है। तो वो नीतीश कुमार को ले, और नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर महागठबंधन में रहते हुए ही खत्म हो जाए, तो यह बहुत बड़ा डील और बहुत लाभदायक डील मेरी समझ से आरजेडी के लिए हो सकती है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे 25 में, लेकिन क्या वो 5 साल पूरा कर पाएंगे? उनका तबियत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये निश्चित तौर पे उनकी तबियत में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहा है। तो जिस गठबंधन में रहते हुए उनकी राजनीतिक जो जीवन है वो खत्म हो जाएगी, राजनीतिक तौर पे उनका जीवन अगर समाप्त होता है, तो उस गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा कुछ समाज, लौकुश समाज और अति पिछड़े समाज का होगा। तो लालू जी को वो मुख्य रूप से लालू यादव और नीतीश कुमार, यही तो दो बहुत बड़े नेता हैं जो दूरगामी निर्णय लिया करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस समय जो लालू यादव जी ने अपने दरवाजे खोलने की बात की, वो हो सकता है कि वो कांग्रेस को प्रेशर में डालने के लिए भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पे तेजस्वी यादव और लालू यादव जी दोनों का अलग अलग मत है। लालू यादव कुछ ज्यादा ही मुखर है कांग्रेस के विरोध में, वो ममता बनर्जी को लीड करवाने वाली बात होती हो, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ आए नीतीश कुमार आए, जदयू आई, तो सीटें तो वाम दल और कांग्रेस की ही कमेगी। तो और कांग्रेस के जो
कांग्रेस की ओर से 2 मांगे हैं, 70 प्लस सीट चाहिए और 2 डिप्टी सीएम उनको चाहिए। तो ये इसके लिए भी वो प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में नीतीश कुमार जी की दरवाजा खोलने वाला बयान वो दे दिया। तेजस्वी यादव की नीति और लालू यादव की नीति में असहमति रही है। आप A to Z समीकरण को देख लीजिए, या वो आंख सेकने वाला बयान था तो तेजस्वी यादव ने दिया कि वो दोनों बड़े छोटे भाई हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों में असहमति रहती है। चलिए, लेकिन ठीक है, ये बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा बयान है, लेकिन एक चीज, एक एंगल और भी है। मैं सारा पॉसिबल एंगल की बात कर रहा हूं। दरअसल कहा जा रहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को इन करके ममता बनर्जी को आउट करना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी से राहुल गांधी को थ्रेट है, और इस प्रयास को आगे बढ़ाई है इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रियंका। तो सवाल यह उठता है कि क्या इस नए शर्त पर और नई स्थिति में, क्योंकि यह भी चर्चा है कि एनडीए में ममता आ जाएंगी, मुझे इसमें शक है, क्योंकि फिर तो ममता बंगाल में 27% 30% वोट को कैसे साधे रख पाएंगी, इस पे मुझे शक है। लेकिन कहा जा रहा है कि केंद्र में सरकार बचाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है कि नीतीश आ जाए और ममता बनर्जी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में फूट डलवाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार इंडस्ट्रियल मीट में जैसे अडानी से दूरी बनाए हुए हैं, ममता बनर्जी तो अडानी से दूरी नहीं बनाती हैं, या शरद पवार नहीं बनाते हैं। तो नीतीश कुमार का ये मैसेज देना भी कांग्रेस को पसंद आ रहा है कि भाई कांग्रेस को लगता है कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं तो केंद्र में भी हम गेम पलट देंगे, और बिहार में तो जो होना है सो होना ही है। तो आपको क्या लग रहा है प्रियदर्शी रंजन जी कि क्या ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार भले ही आरजेडी पीछे से खेल रही हो, आगे से कांग्रेस खेल रही है, केंद्र से लेकर के बिहार को कैसे साधा जाए इसका जोरदार प्रयास हो रहा है, और नीतीश कुमार यही वजह है कि इस बार दिल्ली आए तो ऐसे किसी लोगों को साथ में नहीं रखे जो कि प्रो बीजेपी अप्रोच रखते हैं। बिल्कुल, प्रो बीजेपी अप्रोच रखने वाले नेता उनके साथ नहीं थे, और साथ ही न नड्डा जी से उनकी मुलाकात हुई, न मोदी जी से मुलाकात हुई, अमित शाह जी से तो मुलाकात होने की बात ही नहीं थी। अमित शाह और नीतीश कुमार की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की मजबूत हैसियत एनडीए के बीच में रहे। अमित शाह के बयान से ही बखेड़ा शुरू हुआ। हालांकि उसके पहले से भी बिहार विधानसभा जब चल रहा था उस समय नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को इशारा किया था, चाचा का भतीजे को इशारा था। उस समय से बात कुछ आने लगा था पटल पर कि कुछ मामला हो रहा है, नीतीश कुमार कुछ असहज महसूस कर रहे हैं और चाचा प्रेम फिर से ये भतीजा प्रेम फिर से दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बातें बन रही हैं वो यहां तक जा रही हैं कि नीतीश कुमार हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, और वे अपनी प्रासंगिकता का उपयोग करना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं। एक लाभ तो उन्होंने ले लिया लोकसभा चुनाव के दौरान, अपनी सीटें जीतने में वे कामयाब रहे लोकसभा चुनाव में। अब चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी चाहे उनका सहयोगी दल कोई भी हो, उनकी सीटें बढ़े। चूंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट बहुत खराब उनका रहा, वे जोड़ तोड़ से किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन पर कोई भी लांछन लगा के चला जा रहा है कि आप तीसरे नंबर की पार्टी और भी वगैरह वगैरह। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके भीतर नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस उनको सीटों से आएगा। तो वे 2025 में चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। और आपने जो कहा था वो बहुत बड़ी बात है कि वोट ट्रांसफर कराने की बात, कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा चुनाव के दौरान वोट ट्रांसफर कराने में बहुत हद तक कामयाब नहीं रहे। इसमें एक चीज और जोड़ देने की बात है कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत हद तक वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब नहीं रहे। क्योंकि अगर उदाहरण आप जहानाबाद का लेते हैं, जहानाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं किया, ये सही बात है, लेकिन उसी तरीके से आप आरा में देख लीजिएगा तो आरा में भी तो जनता दल यूनाइटेड का जो वेस वोट बैंक है वो चला गया माले के साथ। काराकाट में भी वो वेस वोट बैंक चला गया, माले के साथ चला गया। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की भी अलग अलग स्थिति बनी रही, कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे, कुछ
पवन सिंह के साथ रहे, लेकिन जिन सीटों पर हार हुई है भारत एनडीए की, उन सीटों की अगर आप समीक्षा करेंगे तो दोनों ओर से वोट ट्रांसफर नहीं कराया जा सका है जिन जिन सीटों पर हार हुई है। तो वही स्थिति हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कैरी फॉरवर्ड कर जाए और नीतीश कुमार इतने जानकार राजनीति के नहीं होते तो इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री नहीं बने रहते। उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, जनता का नब्ज वे भी जानते हैं, जिस तरीके से लालू समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझते हैं कि हवा का रुख क्या हो सकता है और किन समीकरणों के बदौलत वे बिहार की कुर्सी में बने रहेंगे। क्योंकि उनके लिए केंद्र की सरकार प्राथमिकता नहीं है, एक मंत्री बना दीजिए, 2 मंत्री बना दीजिए या 5 मंत्री बना दीजिए केंद्र में, उससे नीतीश कुमार की राजनीति पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको चाहिए बिहार की कुर्सी किसी भी कीमत पर। अगर बिहार की कुर्सी हिलती हुई दिखेगी तो नीतीश कुमार किसी के भी कुर्सी को हिला देंगे, चाहे वो केंद्र की कुर्सी हो चाहे बिहार की बात हो। तो वही दिख रहा है, केंद्र से लेकर के बिहार में हलचल तेज हो गई है। बिहार में थ्रेट है नीतीश कुमार की कुर्सी को, सीएम पद की कुर्सी को, और उस कुर्सी को बचाने के लिए नीतीश कुमार सारी कवायद कर रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल आपने अपनी बात रख दी। डॉक्टर संजय, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस का प्रयास इसलिए भी है कि कांग्रेस को लग रहा है कि बंगाल में हमें तो ममता बनर्जी से ही लड़ना पड़ता है, अगर हम नीतीश को अपने साथ ले आते हैं तो बंगाल में भी हमारा चांस ओपन हो पाएगा, क्योंकि बिहार में तो कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है, तो बंगाल में जो है ममता बनर्जी का स्पेस कांग्रेस फिल कर सकती है, क्योंकि भाई वो 27% वोट उसी को करेगा जो बीजेपी के विरोध में लड़ेगा। तो एक संभावना वहां दिखाई पड़ रही है। दूसरा, बिहार में जिस तरीके से लालू प्रसाद कॉर्नर करने का कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को लगता है कि नीतीश को आगे कर दो तो लालू प्रसाद भी कॉर्नर नहीं कर पाएंगे, हमारा इंटरेस्ट बिहार में भी सदा रहेगा, केंद्र में भी सज जाएगा, बंगाल में भी हम ताकतवर हो जाएंगे। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई पड़ती है क्या? बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, और 2015 में लालू प्रसाद जी तो कॉर्नर कर रहे थे ना कांग्रेस को, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को कितनी सीटें दिलवाई थी, और जिसमें 27 सीटें जीत गई थी कांग्रेस, पब्लिक डोमेन में है। तो कांग्रेस तो आज तो आया है, शकील अहमद खान जो इनके नेता हैं विधायक दल के, उन्होंने तो बयान दिया है कि हाँ मैं नीतीश कुमार जी का स्वागत करूंगा, वो क्यों गोडसेवादियों के साथ हैं, हमारे साथ आ जाए। तो अगर हमारे साथ वो आते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और हम लोग मिल करके एक नई इबारत लिखेंगे बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए। तो वो न केवल नेशनल प्रोस्पेक्ट में बल्कि राज्य के प्रोस्पेक्ट में भी। और आज भी मैं बता रहा हूँ, राज्यपाल महोदय जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, वहां पर श्रवण कुमार थे, विजेंद्र यादव थे, नंदकिशोर यादव थे। तो जब आपको मैंने बताया कि क्या कहा महेश्वर हजारी जी ने संभावनाओं पर, जो श्रवण कुमार थे उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता है, और विजेंद्र यादव ने कहा कि नहीं इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि वो क्या करेंगे। तो ये सब चीजें, और उसके बाद जो तस्वीरें आई कि जैसे ही झुक करके तेजस्वी प्रणाम करते हैं मुख्यमंत्री जी को, उस स्नेहिल रेस्पॉन्स जो मिलता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पीठ पर हाथ रखना और कुशल क्षेम पूछना, कुछ बातें करना, और उसी तरह से तेजस्वी जी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किए हुए रहे, ये सारी चीजें तो बहुत कुछ बता ही रही है ना, ये बहुत असहज नहीं है। और जो एक सवाल जो आपने शुरू में किया था कि क्या पिता अलग हैं पुत्र अलग हैं, आज तेजस्वी जी से भी वो सवाल पूछा गया कि भाई क्या लालू प्रसाद जी जो कह रहे हैं कि दरवाजा खुल गया, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे, वो ही चले जाते हैं, अगर वो फिर आते हैं तो क्यों नहीं रखेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने बल्कि मीडिया पर ही कहा दिया कि आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा वो बोल गए, क्योंकि आप ही लोग उनको बराबर कुरेदते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, दरवाजा खुला है कि बंद है, तो ये आप लोगों को ठंडा करना है। भाई मीडिया को न ठंडा होने से मतलब है न गर्म होने से मतलब है, लेकिन तेजस्वी जी अपने पिता के बारे में एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं ठीक है ये उनकी राय है, हम तो दरवाजा बंद किए हुए। तो जिस तरह के कोई इंसिडेंट्स दिख रहे हैं, कांग्रेस का शकील अहमद खान का बयान, श्रवण कुमार का बयान, विजेंद्र यादव की चुप्पी,
और मुख्यमंत्री जी का तेजस्वी जी को रेस्पॉन्स, ये सारी चीजें तो लग ही रहा है ना कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है। जहां तक वोट ट्रांसफर करने की बात है, इसमें तो सच्चाई है कि जेडीयू का वोट तो ट्रांसफर होते रहा है बीजेपी को, लेकिन क्या बीजेपी का जो वोटर है वो जेडीयू को वोट ट्रांसफर करते रहा है? अगर करते रहता तो 43 इनके सीटें नहीं आती। इस बात का भय हो सकता है नीतीश कुमार जी को कि कहीं इस बार न बीजेपी फिर से एक बार हमारे साथ वही खेल कर दे जो 20 में हुआ, और चिराग की बात तो चल ही रही है। तो उस स्थिति में तो हमारी स्थिति बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल स्थिति एम्बैरेसिंग हो जाएगा। लेकिन विनय कुमार जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि नीतीश जी द्वारा बार बार कहना कि 2 बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ता है क्या? दरअसल पॉलिटिक्स दूसरे तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार इस तरह का जो जेस्चर दे रहे हैं, उसका मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है कि बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल वो साफ तौर पर चाहते हैं कि कहिए 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। वो साफ तौर पर चाह रहे होंगे कि जिस तरीके से हम सीटों का बंटवारा करेंगे वो आपको मान्य हो, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई विधायक मिलने गए थे और उस सीट पर चिराग पासवान भी जाते हैं, तो दरअसल ये कहा गया कि अरे भाई साफ कर दीजिए कि वहां से जेडीयू ही लड़ेगी और हम ही सीट बांटेंगे। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार केंद्र में समर्थन दे रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री के कॉस्ट पर तो वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और दूसरा, सीटें वो जितनी लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये दोनों मैसेज देना चाह रहे हैं और साफ तौर पर चाहते हैं कि अभी फैसला हो जाए, नहीं तो हमारा दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है, और इसका डर दिखा रहे हैं। या आपको लगता है कि कहीं अभी आरजेडी से बात कुछ फंस रही है, क्योंकि लालू प्रसाद भी स्वागत कर रहे हैं कि आइए हमारे साथ काम करिए, पर ये नहीं कह रहे हैं आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। ये भी सवाल उठ रहा है, इसलिए जेडीयू को कहना पड़ रहा है 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। उसमें कुछ साफ नहीं कर रही जेडीयू की कौन साथ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस तरह की कोई बात नहीं कर रही। तो आप संभावना क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए पंकज जी, क्या है कि नीतीश कुमार बार बार सामाजिक सौहार्द और सामाजिक समरसता की बात करते हैं, और नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उस सामाजिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक समरसता की बात भी हो रही है। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी का निर्माण ही लालू यादव के विरोध में हुआ था, लालू यादव के कुरीतियों के विरोध में, लालू यादव के परिवारवाद के विरोध में। और वो समता पार्टी जो आज की जनता दल यूनाइटेड है, जनता दल यूनाइटेड कई बार लालू प्रसाद यादव के साथ भी गई। कहा जाता रहा ये भी कि नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में यादवों की बड़ी उपेक्षा हुई, अति पिछड़ों को बड़ा सम्मान मिला। लेकिन वही तेजस्वी यादव जब उनका पैर छूते हैं, उनके कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर एक तरह का अलग सौहार्द पैदा होता है समाज में। फिर दूसरी बार भी बीजेपी से साथ जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो फिर समाज में सौहार्द का एक अलग वातावरण पैदा होता है। और आज भी जब इस तरह की बात हो रही है, तो जो लोग ग्राउंड पर, जमीन पर एक दूसरे का विरोध करते हैं, वहां भी सौहार्द है कि हर किसी दल के कार्यकर्ता को लगता है कि कब कौन मिल जाएंगे। तो पहले चुनावों के पहले जो कटुता दिखाई पड़ती थी समाज में, वो कटुता इस समय अब नहीं दिखाई पड़ रही। और अब तो देख रहे हैं कि चुनाव भी जो हो रहा है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, किसी बूथ पर रीपोलिंग तक की स्थिति पैदा नहीं होती। पहले बिहार में जो माहौल था, उस माहौल में बिहार में चुनाव के साथ साथ हिंसा की भी खबरें आती थी। एक तरफ वोटिंग परसेंटेज की खबर चलती थी, दूसरी तरफ चुनावी हिंसा की खबर चलती थी कि इतने आज फायरिंग में ये मरे, इतने लोगों बूथ लूटने के दौरान मरे, इतने लोगों के बीच संघर्ष में मौत हुई। आज वो चीज खत्म हो गई है पूरे बिहार में, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो नीतीश कुमार को जाता है। लालू यादव जो है वो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको पिछड़ों की गोलबंदी चाहिए, और अगर पिछड़ों की गोलबंदी बरकरार रखना है तो हमको नीतीश कुमार का साथ चाहिए। बिना नीतीश कुमार के हम उसकी गोलबंदी नहीं कर सकते।
क्योंकि पिछड़ों में भी जो अति पिछड़ा समाज है, कोरी कुर्मी धारुक समाज है, इस समाज में भी राजनीतिक चेतना बढ़ी है। अपनी हिस्सेदारी ये भी चाहते हैं कि हमारा भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले, हमारी जो जनसंख्या उस हिसाब से हमको अधिकार मिले। तो लालू प्रसाद यादव इस चीज को समझते हैं और इसलिए वो चाहते हैं अगर नीतीश हमारे साथ आ जाए तो ये गोलबंदी भी रहेगी और तब मेरे पुत्र का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होगा। ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं। इधर नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार जहां हैं वहीं रहेंगे। दूसरी तरफ है जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है, क्योंकि नीतीश कुमार का क्रेडेंशियल सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है और ललन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बोर्ड के मामले पर पार्लियामेंट में तकरीर उन्होंने किया तो नीतीश कुमार थोड़े से अपने को असहज उन्होंने पाया और उसके बाद उन्होंने कई काम किए जो लगा कि भाई उस समाज को भी खुश करने का वो प्रयास किए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं नीतीश कुमार का जो छवि है वो अपनी छवि को भी बरकरार रखना चाहते हैं और दूसरी बात क्या है वो दबाव की राजनीति में नहीं, अगर ऐसा है ही तो फिर बात अटक कहाँ रही है? बात यह है ना, क्योंकि मुझे यह भी जानकारी है कि तेजस्वी यादव ने अपने निकट के नेताओं को कहा है कि नहीं, हम लोग इनको साथ लेने नहीं जा रहे हैं, हमें अब अपने तरीके से सोचना होगा। बार बार उन पर भरोसा खाएं, धोखा खाएं, फिर जनता के बीच में हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे? हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए A to Z लोगों के बीच में लेके जाना है, ये मैसेज देना है। ये तेजस्वी यादव ने अपने लोगों के बीच में कहा। उसके बाद रात में पिता कुछ और कह देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर लंबी राजनीति करनी है और लंबी राजनीति की तरफ देखना है रामबंधु वत्स जी, तो आपको नहीं लगता कि मुझे ये लग रहा है कि लालू यादव एक तरीके से राजनीति तो कर रहे हैं पर बेटे उसके लिए तैयार नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए कितनी मुस्तैदी से ललन सिंह कह रहे हैं हम एनडीए के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का जेस्चर नीतीश कुमार का ललन सिंह का तो है नहीं, जिस तरह का लालू प्रसाद का है वैसा तेजस्वी यादव का नहीं है। तो आखिरकार इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या ये कंफ्यूजन की वजह यह है कि जेडीयू के तरफ जो भी फैसला लेंगे वो नीतीश कुमार ही लेंगे, ये सबको पता है, पर आरजेडी की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा उसमें पुत्र का भी तो कंसेंट रहेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि बेटा अकेले पिता अकेले फैसला कर लेंगे। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आज ही देखिए, आज शक्ति यादव जी का एक बयान भी है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाना पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान है। तो निश्चित तौर पे ये तेजस्वी यादव जी जो अपने लोगों के बीच बोले होंगे उसी से शक्ति यादव जी का एक बयान आया होगा। तो नीतीश को लेकर के लालू यादव और तेजस्वी यादव में असहमति है और ये कोई पहला इशू नहीं है कि किसी निर्णय को लेकर के इन दोनों पिता पुत्रों में असहमति रही है। जैसा कि मैंने कहा भी कि A to Z जो समीकरण है तो उसको लेकर के भी असहमति थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक फैक्टर है। कांग्रेस को वो उस पर दबाव बनाना चाहते हैं और कांग्रेस भी नीतीश के जरिए ही उभरना चाहती है। वो भी नीतीश की अगुवाई कर रही है, अगुवाई करने के लिए आगे बढ़ रही है, ताकि उनको भी लगता है कि महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार आएंगे तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही एक फैक्टर नहीं होंगे, फिर नीतीश भी एक फैक्टर होंगे। और आज तो महागठबंधन में कितने, अगर महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो उसमें लालू यादव एक फैक्टर थे और नीतीश कुमार और कांग्रेस भी आपस में एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। तो ये बड़ी बात है कि महागठबंधन में जो निर्णय लेंगे वो लालू यादव लेंगे या तेजस्वी यादव लेंगे। तो नीतीश कुमार को अगुवाई करके कांग्रेस भी उभरना चाहती है या कम से कम लालू यादव या तेजस्वी यादव का काट कायम करना चाहती है और नीतीश कुमार के जरिए ही कांग्रेस पर भी प्रेशर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तरीका है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तेजस्वी यादव को सही नहीं लग रहा होगा। तेजस्वी यादव सीधा मुकाबला चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो तेजस्वी यादव को के नेतृत्व में जब महागठबंधन का इलेक्शन हुआ था तो जो बहुत बेहतर रिजल्ट आया था। लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है और इस बार का जो माहौल है, ये बात सही है
कि महागठबंधन का या पिछले बार की तरह जो 10 लाख नौकरी बांटने का जो ग्लैमर था, उस ग्लैमर में कमी आई है। महागठबंधन के ग्लैमर में नीतीश कुमार नौकरियां बांटे हैं, लेकिन बीपीएससी परीक्षार्थियों पर या शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि इसी बार हो रहा है, इससे पहले भी शिक्षकों पे लाठीचार्ज हुआ है, तो उससे नौकरी बांटने वाला ग्लैमर कमा है एनडीए का। तो ये तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिना नीतीश के भी हम इलेक्शन में जाएंगे तो सफलता मिल सकती है। तो यहीं पे अपना अपना लोगों का जो अनुमान है, उसी के कारण दोनों की नीतियों में भी अंतर लग रहा है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन प्रियदर्शी रंजन ये बताइए कि कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि हम बिहार में भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे नीतीश के सहारे, क्योंकि आरजेडी के तरफ से बार बार ये फिलर भेजा जा रहा है कि 35 या मैक्सिमम 40, उससे ज़्यादा हम सीट नहीं देंगे। कांग्रेस को लग रहा है कि नीतीश को आगे करके हम ज़्यादा सीट पर भी लड़ लेंगे, हमारी ज़्यादा जीत भी होगी, और दूसरा हम केंद्र में भी मजबूत होंगे, तीसरा हम ममता बनर्जी को भी कॉर्नर कर पाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद ममता बनर्जी को ही दिखा करके कांग्रेस को डाउन कर रहे थे ना। बात यह भी है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में भी तो कुछ मुद्दों पर भयानक गहमा गहमी है, जैसे कन्हैया कुमार को आप बिहार मत लेके आइए, पप्पू यादव को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। तो आरजेडी भी कांग्रेस को चुप करने के लिए ममता बनर्जी का डर दिखाने लगी है। तो क्या कांग्रेस भी आरजेडी को चुप करने के लिए नीतीश का पीठ सहलाने लगी? आपको क्या लगता है? हो सकता है, लेकिन उससे बड़ी बात जो है, कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार आ जाए। नीतीश कुमार के आने से नेशनल उसका जो परसेप्शन है मजबूत हो जाएगा, और अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं जो गाहे बगाहे कांग्रेस के सिर पर चढ़े हुए रहते हैं, उनको बैलेंस करने में बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन इन सबों के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी ये जो कड़ी है ना, सारी कड़ियां कहीं ना कहीं लालू यादव से जुड़ता है। ममता बनर्जी को भी बैलेंस करने वाले या कांग्रेस के करीब रखने में, या कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच संवादवाहक के रूप में लालू यादव की भूमिका रही है। लालू यादव की भूमिका रही है शरद पवार जैसे नेताओं के साथ तालमेल बिठाने में, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में तालमेल कैसे बैठे, किस तरीके से बातचीत हो। तो लालू यादव एक प्रमुख कड़ी है। तो लालू यादव, कांग्रेस तो जो चाहेगी वो तो हो रहा है, वैसा दिख रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि लालू यादव क्या चाह रहे हैं इस पर निर्भर करेगा। लालू यादव अगर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए बिहार में उनके साथ, आरजेडी के साथ महागठबंधन में, तभी कांग्रेस भी नीतीश कुमार को साथ लाएगी। अगर लालू यादव का वीटो पावर लग गया कि नहीं, नीतीश कुमार को नहीं लाना है, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, ममता बनर्जी की जो बात है, जो बात अधूरी रह गई थी पिछले के सवाल में आपने कहा था, ममता बनर्जी को किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आती हैं या नहीं आती हैं, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार अगर एनडीए से निकल जाते हैं, उसके बाद की स्थिति पर बहुत हद तक विचार कर चुकी है। ममता बनर्जी की पार्टी, जो आप कह रहे थे कि साथ आने की बात हो सकता है कि बाहर से ममता बनर्जी की पार्टी का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, हो सकता है, एक बड़ी संभावना है, और इस संभावना में दम है कि शिवसेना उद्धव के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद इंटैक्ट हो जाएंगे। अभी संजय निरुपम के बारे में खबर आ रही है कि संजय निरुपम को शिवसेना उद्धव गुट में किनारे करने की कोशिश हो रही है। किसी पत्रकार ने ऐसा भी कह दिया कि उनको मातोश्री में संजय निरुपम को भारी कुटाई की गई है। संजय राउत, माफ कीजिएगा, सॉरी, संजय राउत जी को। हाँ, और दक्षिण भारत की भी जो कुछ एक पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जाने के बाद की स्थिति में अपने पाले में लाने की कोशिश अभी से कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं मामला बन रहा है, और ये मामला एनडीए के भीतर, और देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने स्टैंड पर कायम दिख रही है अभी हाल के दिनों में। अमित शाह तो कायम है, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अमित शाह ने जो कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेगा कि 2025 में चेहरा कौन होगा, उस पर वो कायम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता उस पर कायम नहीं है। नहीं, ठीक है, पर एक सवाल ये उठता है ना डॉक्टर संजय, कि अगर केंद्र को इस तरह का थ्रेट लगता है तो केंद्र अपनी सरकार बचाने के लिए तो बहुत सारी कवायद कर ही लेती। क्या फर्क पड़ता है केंद्र अगर ये कह दे कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे?
क्योंकि परसेप्शन लेवल पर भी नीतीश जब एनडीए में रहते हैं तो ये जो जातीय जनगणना, ओबीसी और ये तमाम तरह के मुद्दे जो कांग्रेस उठाने लगी है, ये पूरे तरीके से एनडीए पर चस्पा नहीं हो पाता है ना। और बिहार में आपकी सरकार होने की वजह से आप मैसेज भी उत्तर प्रदेश में भी, झारखंड में भी, अन्य राज्यों में भी एक अलग तरह का दे पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह की कवायद है महज प्रेशर टैक्टिक्स है या उससे ज़्यादा बात आगे बढ़ गई? क्योंकि लालू प्रसाद भी ये नहीं कह रहे हैं कि आओ तुम ही मुख्यमंत्री बनो, भतीजे को संभालो, इस तरह की भी बात तो लालू प्रसाद के तरफ से कही नहीं जा रही। और लालू प्रसाद ये भी कह दे रहे हैं कि बार बार वही छोड़कर चले जाते हैं लेकिन माफ कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि लालू के मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस इनसे बात तो कर रही है लेकिन बात पूरे तरीके से मैच्योर्ड होगी, फिर लालू को कन्वे किया जाएगा। लेकिन केंद्र हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ जाएगी? अगर उन्हें संख्या का अभाव होगा तो मुझे लगता है इसकी भरपाई में तो यहां भी मैनेजर्स लगेंगे ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी होमवर्क अपना कर रही होगी कि अगर नीतीश कुमार जी छिटकते हैं या हमारे गठबंधन को छोड़ देते हैं तो फिर मेरे लिए कौन सी संभावना है, और उन संभावनाओं पर भी वो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही होगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझती है कि नीतीश कुमार जी एक दबाव हम पर बनाएंगे, दो चीजों के लिए दबाव बनाएंगे, सीटों की संख्या को लेकर के और मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर के। भाई नीतीश कुमार का तो साफ साफ मैसेज है कि अगर बात बिहार की होगी तो केवल नीतीश कुमार की बात होगी, ये जेडीयू का मैसेज है। आरजेडी भी इस बात को समझ रही है। कल भी मैंने कहा था कि आरजेडी और बीजेपी दोनों नीतीश कुमार को वॉच कर रही है, क्योंकि होता है ना कि हमेशा फायदे में नीतीश कुमार होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लालू प्रसाद आने की बात तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि आ जाए हमारे गठबंधन में, हम उनको मुख्यमंत्री ही न बनना है, हम ही उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। इस तरह की बात लालू प्रसाद नहीं कर रहे हैं। चूंकि 2025 में तेजस्वी जी को उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखनी है, तो जब तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखनी है तो लालू प्रसाद राजनीति के बहुत ही माहिर और चतुर खिलाड़ी, और उनकी बात कुछ और होती है, उसके मायने कुछ और होते हैं। तो लालू प्रसाद चाहते हैं कि पहले वो गठबंधन से तो हटे, हटने के बाद हम न तय करेंगे कि उनको क्या बना करके रखेंगे या क्या बना करके नहीं रखेंगे। अरे तो इतने कच्चे खिलाड़ी नीतीश कुमार थोड़ी है कि गठबंधन से हट जाएंगे और उसके बाद बीच में डोलते रहेंगे। इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। जब तक उनको कुछ गेन होता नहीं दिखेगा, मुझे नहीं लगता डॉक्टर संजय सब कुछ पुख्ता नहीं हो जाएगा तब तक वो बाजी पलटेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। वही सब कुछ पुख्ता होने के पहले तो वो सस्पेंस बनाए हुए हैं कि आरजेडी पहले तैयार हो जाए कहने के लिए। आरजेडी कहाँ बोल रही है, वो तो नहीं बोल रहे हैं लालू प्रसाद जी। और बीजेपी भी उनको छोड़ रही है कि ठीक है, जो आपको स्टैंड लेना है आप लीजिए। 43 विधायक की जगह पर अब ये 45 इनके हो गए हैं। समर्थन तो बीजेपी के समर्थन से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वही बीजेपी को ये आंख भी दिखा रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि कल दूसरे गठबंधन में भी जाते हैं तो उस गठबंधन के ही समर्थन से ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आश्वासन मिलने के बाद जाएंगे, इसमें कहां दो राय है। लेकिन आश्वासन इनको दे कौन रहा है? गठबंधन बदलने का ऑफर मिल रहा है कि आ जाइए इस गठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री आप होंगे, 25 से 30 में आप ही होंगे। इस तरह की कोई बात लेकिन विनय जी, सुनील कुमार सिंह के जगह पर जो एमएलसी चुने जाएंगे उसको लेकर के तो ये क्लैरिटी हो गया है कि जेडीयू का ही उम्मीदवार होगा और बीजेपी समर्थन देगी। ये बात तो तय हो गया। चुनाव 23 जनवरी को होना है, नॉमिनेशन विड्रॉ करने की लास्ट तारीख 13 तारीख है। तो ये सब बीच में क्या इंडिकेशन दे रहा है विनय जी? नहीं, देखिए, जो विधान परिषद की सीट है वो सीट तो भरी जाती है बहुमत के आधार पर, जिससे अगर एक सीट पर उपचुनाव अगर होता है तो विधानसभा में जिस गठबंधन को या जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का उम्मीदवार जीतता है। नीतीश कुमार की इच्छा रही है शुरू से कि राज्यसभा में हम आपको छोड़ सकते हैं लेकिन विधान परिषद में मेरा उम्मीदवार ज्यादा होना चाहिए।
और जो ऐसी सूचना आ रही है, जो आईएएस अफसर है वर्मा जी, उनके नाम की चर्चा चल रही है कि उनको नीतीश कुमार विधान परिषद में भेज सकते हैं। काबिल अफसर भी रहे, आईएएस अफसर वहां रहे और पार्टी के महासचिव भी इस समय हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ही भेजा जाएगा और नीतीश कुमार अपने को और मजबूत करने के लिए और अपने एक मजबूत सहयोगी, चूंकि उनको मानते हैं कि उस क्षेत्र में नालंदा के क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारी वो मनीष वर्मा जी, जी, तो वो उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी संभावना बताई जा रही कि उन्हीं को भेजा जाएगा विधान परिषद में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो जेपी नड्डा से बात हो गई होगी नीतीश कुमार की कि भाई आप छोड़ दीजिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति को हम भेज रहे हैं विधान परिषद। तो गठबंधन में की राजनीति में इस तरह की बातें होती है। गठबंधन में जब बताया जाता है कि भाई हमारी जरूरत है, तो लोग छोड़ते हैं सीट को, विधान परिषद में हो या अब आप कांग्रेस में ही देख लीजिए। राज्यसभा के चुनाव में आरजेडी ने अखिलेश प्रसाद सिंह के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ दी। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा में आज जो लीडर अपोजिशन बने हैं खड़गे साहब, वो केवल दो सीट ज्यादा है कांग्रेस के पास। अगर 2 सीट कम हो जाएगा तो खड़गे जी लीडर अपोजिशन भी नहीं रह पाएंगे राज्यसभा। तो ऐसे में राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी चाहती है, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चाहती है कि राज्यसभा में हमारी ज्यादा जीत कर जाए, हमको नहीं ठीक हमारे है, दल को नहीं ये सारी बातें ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि इस तरीके का अगर गठबंधन हो रहा है, एक दूसरे की इच्छाओं को पालन किया जा रहा है, तो फिर ये जो कयास है उसके क्या मतलब है, या ये जो जेस्चर्स हैं उसके क्या मतलब? जेस्चर्स का मतलब है लालू प्रसाद यादव को ये मालूम है कि अगर नीतीश कुमार से हमारा रिश्ता बेहतर होगा, नीतीश कुमार अगर आ जाए तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से भविष्य में कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। रामबंधु वत्स जी, आप क्या श्योर हैं कि अगर ये आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो वोट ट्रांसफर वहां भी हो पाएगा, क्योंकि इनकी पूरी पॉलिटिक्स तो एंटी आरजेडी रही है? क्या तब भी इनके वोटर्स के पास ये डिलेमा नहीं होगा कि भाई हम आरजेडी को वोट क्यों दें, क्योंकि पूरी गोलबंदी तो एंटी यादव होती रही है? मैं छोटा आंसर चाहूंगा, समय की सीमा हम लोग अब पार करने वाले हैं। जी जी, ये अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो इनके वोट ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन जो घट रही है वो ढक जाएगी, क्योंकि जो इनकी क्षमता घट रही है वो आरजेडी या महागठबंधन में ही गई है, लोकसभा चुनाव में हो या पिछले विधानसभा चुनाव में हो, तो इनकी क्षमता आरजेडी में जाने से ढक जाएगी। ये नीतीश कुमार को या जदयू को लाभ होगा, और अगर वो एनडीए में रहेंगे तो वो फिर एक चैलेंजिंग रहेगा, और उस चैलेंज के लिए नीतीश कुमार को या जदयू को अभी होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तिरहुत का भी एक इलेक्शन हुआ था। उस तिरहुत के इलेक्शन में 21 विधानसभा के वोटर लोग दिए थे, भले ही वो ग्रेजुएट कोटे का था, लेकिन वोटर उसके 21 विधानसभा के थे। तो इनकी क्षमता में गिरावट हो रही है, तो एक फायदा नीतीश कुमार को होगा। और वो अभी जो संशय बरकरार है, मुझे लगता है कि इनको लेकर के बीजेपी आरजेडी दोनों में अभी पूरी रूप से सहमति नहीं बनी है कि इनको सीएम या सीटों के बंटवारे को लेकर के नहीं बनी है। कांग्रेस का ये टास्क नहीं है कि ये सीएम बने या नहीं, इसीलिए कांग्रेस बेधड़क इनको इनवाइट भी कर रही है, या इन पे आरोप भी नहीं इन पे अटैक भी नहीं कर रही है बीपीएससी परीक्षार्थियों को लेकर के जो पोस्ट किया गया। चलिए ठीक है, हम लोग समय की सीमा पार कर गए, इसलिए अब बिहार की बात को यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन जो भी होता है हम बताते रहेंगे। डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं, नए गवर्नर भी पहुंचे हैं, वो भी एक्टिव रहेंगे, ऐसा बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में अपनी बात मनवा कर रहेंगे, या एक बार फिर यू टर्न मारेंगे, एक बार फिर पलटी मारेंगे, और एक बार फिर पलटी मारेंगे, तो क्या अपने वोटर्स के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाएंगे नीतीश कुमार? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन्हीं सवालों के साथ विनय जी, प्रियदर्शी रंजन जी, रामबंधु वत्स जी और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।